एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम को द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और साथ में इसको बैकबोन भी माना जाता है। पार्ट थर्ड है जिसमें हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को कंसीडर किया जाता है, उसका बैकबोन माना जाता है आर्टिकल 19 को। अब आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 19 हमें बताता है कि सिटीजन्स को कैसी फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है। और साथ में फ्रीडम के साथ साथ जहां हमें हमारा स्टेट कुछ फ्रीडम देता है, वहीं कहीं ना कहीं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो उन सिटीजन्स को कंट्रोल भी करे। अब यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ हम पर रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 में हम दोनों ही तरह की बातें करेंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हम ये देखेंगे कि जो हमारा स्टेट है वो सिटीजन्स को फ्रीडम देता है, तो कैसे फ्रीडम देता है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्टेट है वो उसके सिटीजन पर किस तरह की रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है जब ज़रूरत होती है तब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम बताता है कि सिटीजन्स के लिए वो कैसे फ्रीडम प्रोवाइड करता है यहाँ पर। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A से लेकर यहाँ पर हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1G तक ये सारी यहाँ पर फ्रीडम लिखी हुई है कि हमारे देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को ये सारी जितने भी ये सारे काम हैं इनको करने की पूरी आज़ादी है। जैसे कि आर्टिकल 19 1A में क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, हम असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, किसी भी तरह के हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हमें पूरी तरह से कहीं भी जाने की आज़ादी है, लेकिन सिर्फ अपने देश में ही है ना। आर्टिकल 19 हमें इस बात की आज़ादी नहीं देता कि हम जाके दूसरे देश में घूम रहे हैं, मतलब वो हमारी मर्जी है, लेकिन वहाँ पर जाकर अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है, कोई अगर हमसे उनके देश में ये पूछने लग जाए कि आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, तो यहाँ पर फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे देश ने तो हमें आर्टिकल 19 दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर आकर घूम रहे हैं। ये सिर्फ हमारी अपनी खुद की कंट्री के लिए है। आर्टिकल 19 1E ये बताता है फ्रीडम टू रिसाइड, हम पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं। आर्टिकल 19 1G फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, हमें पूरा राइट है हम किसी भी तरह का ट्रेड और ऑक्यूपेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 2 से लेके जो आर्टिकल 19 6 तक है वो मैंने आपको बताया कि स्टेट को रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है लोगों पर, क्योंकि सारी आज़ादी दे देगा फिर तो लोग सुनेंगे ही नहीं किसी की। तो इसीलिए स्टेट को रेस्ट्रिक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस को सिटीजन्स के ऊपर लगाया जाता है, जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हमें बताता है स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में कि हमें इस तरह की पूरी फ्रीडम है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्पीच क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपकी ओपिनियन, बिलीव्स, एटीट्यूड, आप ये सारी ही चीज़ें कर सकते हैं, चाहे अब आप सही सोच रहे हो चाहे गलत। जो आपका थॉट है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हर इंसान सही तो नहीं सोचता, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी आज़ादी है आपके आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियन, बिलीव्स और एटीट्यूड को पूरी तरह से मेंटेन करने की, ठीक है। तो ये आता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में। फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, अब वो हम देखते हैं। बाकी हमारे स्पीच में और क्या क्या इंक्लूड होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू पब्लिसाइज वंस ओपिनियन, फ्रीडम टू सर्कुलेट एंड प्रोपोगेट योर आइडियाज़, फ्रीडम ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आप शांति से कहीं भी पीसफुली कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, फ्रीडम ऑफ सिनेमेटोग्राफी, तो ये सारी ही चीज़ें आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे कि आप पेंटिंग करके अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं, डांस करके, मूवीज़, सॉन्ग, लिटरेचर, पोएम, तो ये सारी ये चीज़ें आपको आज़ादी देती हैं। आर्टिकल 19 के अंदर आपको पूरी फ्रीडम है कि आप इन सब चीज़ों को करके आप जो भी कहना चाहते हो या अपने जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू नो, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिप्लाई। देखिए कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेनियन के अंदर है। अब ये नहीं कि आप जाके किसी के घर की बात पूछ रहे हो, तो वहाँ पर तो आपको कोई ऐसा फ्रीडम नहीं दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन यहाँ पर अगर जो पब्लिक डोमेनियन के अंदर की बात है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जानने का, पूछने का पूरा अधिकार है। लेकिन कभी कभी जो ये आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है कि मतलब इस कुछ टाइम के लिए इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है या आपसे छीना भी जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है। और किस आर्टिकल के अंदर छीना जा सकता है, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। जैसे मैंने कहा कि हमें मोरालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है, डिसेंसी को मेंटेन करना है, तो उस आर्टिकल के चलते जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है इसको इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो पूरी तरह से तो कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है कि एक बार जैसा आपको दे दिया तो दे दिया, मतलब कि अब वो आपसे छीना ही नहीं जा सकता है या इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके फंडामेंटल राइट्स को भी कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो उसी तरह आपका ये आर्टिकल
भी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर इसको रेस्ट्रिक्ट। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमें बोलने की पूरी आज़ादी है तो हम चाहे तो उसी तरह शांत भी रह सकते हैं। मतलब कोई हमें ये नहीं कहेगा कि अच्छा राइट हमारे पास तो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो तुम हमेशा बोलते ही रहो, नहीं। उसमें ये भी कहा गया है अगर किसी को शांत रहना है तो वो भी उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही उसे पूरा राइट है, ये भी ठीक है। तो अब इसी के चलते यहाँ पर राइट टू स्पीक शेल ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम नॉट टू स्पीक और रिमेन साइलेंट, ठीक है। तो राइट टू स्पीक ये भी कंक्लूड करता है साथ में कि आपको पूरी तरह से फ्रीडम है कि आप चुप भी रह सकते हैं। अब इसी के चलते केस लॉ आता है बिजॉय एमनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इसमें होता क्या है, एक स्कूल में 3 बच्चे होते हैं और यहाँ पर नेशनल एंथम के टाइम वो तीनों बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। इस वजह से उनको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है क्योंकि वो बच्चे जो नेशनल एंथम है वो उसको नहीं गाते। तो यहाँ पर जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये उनका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि चुप रहना भी फंडामेंटल ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है। जिस तरह से हमें बोलने का अधिकार है, हमें चुप रहने का भी अधिकार है। यहाँ पर वो किसी भी तरह का कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हैं और किसी भी लॉ के वो अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए स्कूल को उन बच्चों को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जिस तरह से हमारे पास बोलने का अधिकार है तो हम चाहे तो चुप भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने अगर नेशनल एंथम नहीं गाया तो वो भी उनका फंडामेंटल राइट था, ओके। आर्टिकल 19 क्लॉज 1B अभी हमने पहले डिस्कस किया था आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जिसमें हमने बात करी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की। यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 19(1) क्लॉज B की, जिसमें हम बात करेंगे फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, ठीक है। तो इट्स अ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म अ पीसफुल असेंबली विदाउट एनी आर्म्स और वेपन। तो देखिए ये हमारा पूरा फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी पीसफुल कोई भी असेंबल मतलब कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, कोई भी असेंबली की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपके पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप लोग ग्रुप बनाकर बैठ गए और बड़ी बड़ी बंदूकें रख ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शांति से बिना किसी वेपन के आप कहीं भी असेंबल हो सकते हो, कोई भी आप अपनी असेंबली को फॉर्म कर सकते हो। असेंबली कैन बी गैदर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो आप किसी भी मुद्दे पर, सोशली, पॉलिटिकल, रिलीजियस मैटर पर इस तरह की जो असेंबली है उसको बना सकते हो। तो सेम जैसे हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1A को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता था, तो वैसे ही हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को भी बी को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3, है ना। तो जैसे मैंने आपको हर बार बता रही हूँ क्योंकि कोई भी फंडामेंटल एब्सोल्यूट नहीं है, जरूरत पड़ने पर उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1B जो हमें पूरी फ्रीडम देता है टू फॉर्म असेंबली। करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1C की, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो ये आर्टिकल हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम किसी भी तरह की कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमारे राइट टू होल्ड मीटिंग्स आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू टेक प्रोसेशन, इंक्लूड्स द फ्रीडम टू फॉर्म क्लब, सोसाइटीज, पार्टनरशिप फर्म, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन। तो हम ये इस तरह की सारी एसोसिएशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1C। अब जैसे हमारे बाकी सारे आर्टिकल्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, तो उसी तरह हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1C को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 19 क्लॉज 1D हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है ना, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं भारत के किसी भी हिस्से में। इट डज नॉट एक्सटेंड टू ट्रैवल अब्रॉड। लेकिन जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1D है, ठीक है ना, ये आपके कहीं अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हो, किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पर आपका आर्टिकल 19 किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो लोग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ जो स्टेट है, जो उनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकती है। इट इंक्लूड्स द फ्रीडम ओनली टू द सिटीजन ऑफ कंट्री। ये जो राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का D पार्ट, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये सिर्फ हमारे देश में रहने वाले जो उसके खुद के नागरिक है, सिर्फ उनके लिए है। बाहर से कोई फॉरेनर आएगा तो उससे तो पूछ सकते हैं कि आप यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन जो अपने खुद देश का नागरिक है, जो इंडिया का सिटीजन है, उससे हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो किसी भी जगह पे क्या कर रहा है, ठीक है। अब वही वाली बात है कि आप किसी घर में जाओ तो वो तो आपसे क्वेश्चन करेगा, लेकिन आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो तब आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इस आर्टिकल को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5। आर्टिकल 19 क्लॉज 1E फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ये हमें कहीं भी रहने की आज़ादी देता है कि हम कहीं भी रह सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में। राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिमेंबर अनलेस देयर इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देयर कैन नॉट बी फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट। अब आप खुद देखिए, अगर आपको इससे पहले जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया उसमें कही थी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो ये दोनों आर्टिकल आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो अपने आप आपका जो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट है वो तो खुद का खुद रुक जाएगा। जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आप एक जगह से दूसरी जगह जाने का आपको पूरा राइट है, लेकिन अगर आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आर्टिकल है अगर उसको ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5।
आर्टिकल 19 क्लॉज 1G, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी हमें क्या फ्रीडम देता है कि हम किसी भी तरह का ट्रेड कर सकते हैं और ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो कोई भी ट्रेड या कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। अब मान के चलिए कि आपको इंजेक्शन लगाना आता है, ठीक है ना, कि अब आप सोचें कि मुझे तो इंजेक्शन लगाना बहुत अच्छे से आता है या इंजेक्शन लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसी के चलते अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा ले या आप डॉक्टर का काम शुरू कर दें, तो वो लीगल नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई उसकी पढ़ाई नहीं करी, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो वो काम आपका लीगल नहीं होगा, वो ऑक्यूपेशन आपका लीगल नहीं होगा, तो इसीलिए आप उसको नहीं कर सकते हो। बाकी कोई ऐसा काम है ना, जिसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, तो आप उस काम को कर सकते हो, उस ट्रेड को भी कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1G जो हमें फ्रीडम देता है ट्रेड की और ऑक्यूपेशन की, लेकिन इस आर्टिकल को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6, ठीक है। फ्रीडम है आपको ट्रेड और ऑक्यूपेशन की, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि मुझे पुलिस वाला बनना पसंद है तो ठीक है, खुद से यूनिफॉर्म सिलवाई और पहन के निकल गए, नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है, तब जाके आप उस जॉब को ले सकते हो। अब इस केस लॉ को देखते हैं, चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इसमें क्या हुआ था, जो स्टेट है मध्य प्रदेश में जो बीड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, उसको स्टेट ने क्या बोल दिया कि उसको जो बाकी जो दूसरे जो लोग हैं उस ट्रेड को या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं कर सकते, ये सिर्फ जो राइट है वो सिर्फ स्टेट के पास जाता है, जो बीड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका। अब यहाँ पर क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुँच गया कि इस तरह से तो जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1G है उसका वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसके अंडर, यहाँ पर जो स्टेट के खिलाफ जाके या स्टेट के अगेंस्ट जाके जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यही फैसला दिया कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1G है वो लोगों को पूरी आज़ादी देता है ट्रेड और ऑक्यूपेशन करने की, तो इसीलिए सिर्फ खाली इस मैन्युफैक्चरिंग पे सिर्फ स्टेट का राइट नहीं है, बल्कि जो लोग हैं उनका भी है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1G, जिसमें हमने देखा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय स्टेट ऑन सिटीजन। अब तक तो हमने देखा जो स्टेट सिटीजन्स को राइट दे रहा है, लेकिन अब उनके उन्हीं राइट्स को टाइम आने पर रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है। तो हम वही देखते हैं कि किस तरह की रेस्ट्रिक्शन वो सिटीजन्स पे लगा सकता है। सबसे पहले है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। देखिए, सबसे पहले तो अपने देश की सुरक्षा है, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए कि अगर 100 लोगों को बचाने के लिए अगर एक को परेशान करना पड़ रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। तो सबसे पहले इसीलिए देश की सुरक्षा है, तो उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वो सिटीजन्स पे ये सारे रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकता है। पर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है या उस टाइम के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसके पास पूरा राइट है। दूसरा है यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी के भाषण की वजह से या कुछ भी ऐसा कोई लॉ भी बन जाता है जो लोगों को पसंद नहीं आता, तो उस केस में भी इस तरह का जो रेस्ट्रिक्शन है वो लोगों पे लगाया जा सकता है। कुछ टाइम के लिए उनके आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है या उनसे छीना जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड डिफेमेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कोई भी किस तरह की जो गलत स्पीच है उसको यूज़ करके लोगों के बीच में किसी भी तरह की कोई गलत फहमी नहीं बढ़ा सकते हो, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो बेसिकली। फोर्थ पॉइंट है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इस केस में भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को राइट देता है कि इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज C तक रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है लोगों पर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा काम करता है कि जिससे कि मतलब अपने आर्टिकल 19 को यूज़ करके वो कोई भी ऐसा काम कर रहा है या कुछ भी ऐसा बोल रहा है जिससे कि हमारे रिलेशन किसी दूसरे जो फॉरेन स्टेट है उसके साथ ख़राब हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम उसका जो आर्टिकल 19 है राइट ऑफ फ्रीडम उसको सस्पेंड कर सकते हैं या उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है हम उस पर भी कोई गलत क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या हम उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, उनका जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी आर्टिकल 19 के अंडर नहीं आएगी, ठीक है। 7th है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। मान के चलिए आप कुछ भी ऐसी स्पीच दे रहे हो जिससे भले ही आप कोई गलत काम ना करो, लेकिन आपकी बातों को सुन के जो बाकी लोग हैं वो उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और वो कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई क्राइम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो आर्टिकल 19 है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि भले ही आपने वो क्राइम नहीं करा, आपने सिर्फ वो बात अपनी रखी थी, लेकिन उस वजह से क्या हुआ है, देश के अंदर की जो सिचुएशन थी वो खराब हो गई है, तो इसलिए उस केस में भी आपका जो आर्टिकल 19 है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।